नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं जूलॉजी में जो कोर डेटा बुक है उसका लेक्चर नंबर 39 39वां लेक्चर अपने करने जा रहे हैं, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के अंदर कोर डेट के अंदर अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार है। इससे प्रीवियस क्लास के अंदर अपने पढ़ रहे थे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। ये अपना टॉपिक चल रहा था कंपैरेटिव स्टडी का। तो अपने जो कल अपने 9 टॉपिक देख लिए थे, इसके 9 पार्ट देख लिए थे कि प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, कंपैरेटिवली अपने देख रहे थे। आज अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं कि इनके अंदर जो है प्लेसेंटा एब्सेंट होता है, इनमें प्लेसेंटा एब्सेंट होता है। इसमें प्लेसेंटा क्या होता है? एब्सेंट होता है। और किसमें? प्रोटोथीरिया के अंदर। मेटाथीरिया के अंदर यदि हम बात करें तो इसके अंदर जो है प्लेसेंटा पाया जाता है जो कि कोरियोविटिलाइन प्रकार का होता है। यहाँ भी प्लेसेंटा पाया जाता है जो कि एलेंटो कोरियोनिक प्रकार का होता है। तो प्लेसेंटा इनमें एब्सेंट होता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये सारे के सारे अंडज होते हैं, तो इनके अंदर जो भ्रूणीय परिवर्तन होता है वो कहाँ होता है? अंडे के अंदर होता है, इसलिए इनके अंदर प्लेसेंटा एब्सेंट होता है। इनके अंदर प्लेसेंटा पाया जाता है जो कौन सा होता है? कोरियोविटिलाइन प्रकार का होता है। अब देखिएगा कि कोरियोविटिलाइन प्लेसेंटा, कोरियोलेंटा इस प्लेसेंटा की, एलेंटो कोरियोनिक प्लेसेंटा की हम आगे बात करेंगे। तो ये जो प्लेसेंटा क्या है और इनका प्लेसेंटा कितने प्रकार के होते हैं, तो उनका वर्गीकरण अपने जो डेवलपमेंट बायोलॉजी वहाँ पर पूरा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे विद डायग्रामेटिक। यहाँ पर अपने बात कर रहे हैं कि प्लेसेंटा जो है पाया जाता है, परंतु कौन सा होता है? यहाँ कोरियोविटिलाइन प्रकार का होता है। यानी कि अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ जो है कौन सी भाग लेती है? कोरियोनिक विटिलाइन भाग लेती है, इसलिए इसके अंदर कौन सा होगा? कोरियोविटिलाइन प्रकार का। और यहाँ पर कौन सा होता है? एलेंटो कोरियोनिक प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है। एलेंटो इस नामक अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली जो है वो भाग लेती है। और यहाँ पर क्या है? कोरियन जो है एलेंटोइस, कोरियन, योगसेक और ये एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस और योगसेक 4 प्रकार की अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ होती हैं। तो चारों में से कौन सी भ्रूणीय झिल्ली जो है प्लेसेंटा निर्माण में भाग लेती है, उस हिसाब से उसका वर्गीकरण किया गया। यहाँ पर कोरियोनिक और यहाँ पर कौन सी है? एलेंटोइस जो है वो और कोरियोनिक दोनों भाग लेती है, इसलिए वहाँ एलेंटो कोरियोनिक प्रकार का। यहाँ पर कौन सा है? कोरियोनिक और विटिलाइन मेम्ब्रेन दोनों भाग लेती है, इसलिए कौन सा होगा? कोरियोनिक विटिलाइन प्लेसेंटा पाया जाता है। अब प्लेसेंटा का कार्य आपको बताया हुआ है कि ये जो है प्लेसेंटा की या अपरा की परिभाषा की यदि बात करें तो प्लेसेंटा या अपरा क्या चीज़ होती है कि जो माता के गर्भाशय के उत्तक और जो भ्रूण के उत्तक हैं उनके बीच में बनने वाला एक अस्थायी संबंध क्या कहलाता है? प्लेसेंटा कहलाता है। प्लेसेंटा जो है वो परिवर्तित होते हैं भ्रूण को पोषण, श्वसन, उत्सर्जन जैसी क्रियाएं जो है पूरा कराने में सहयोगी होता है। और साथ में जो है अस्थायी इसलिए कहा गया क्योंकि जैसे बच्चे का जन्म होता है तो उस समय जो प्लेसेंटा जो है वो बच्चे के जन्म के समय क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है?
अस्थायी संरचना। नेक्स्ट पॉइंट की यदि बात करें तो इसके अंदर जो है शुक्रवाहिनियाँ जो है मूत्र जनन कक्ष में खुलती है। वाहिनियाँ मूत्र जनन कक्ष में खुलती है, खुलती है। तो प्रोटोथीरिया के अंदर क्या होता है, वासा डिफरेंस जो है वो मूत्रजनन कक्ष में क्या करती है, खुलती है। और मेटाथीरिया के अंदर क्या होता है, शुक्रवाहिनियाँ जो है शिशन की यूरिथ्रल कैनाल है उसमें खुलती है। यूरिथ्रल कैनाल में खुलती है। और यहाँ पर भी मेटा की तरह ही यूरिथ्रल कैनाल में खुलती है। तो देखिएगा इनके अंदर क्या होता है, शुक्रवाहिनी वासा डिफरेंस जो है वो यूरोजेनिटल चैम्बर में खुलती है। और क्योंकि इनके अंदर जो है पेनिस जैसी संरचना नहीं पाई जाती, इनके अंदर क्या होता है, पेनिस अल्प विकसित होता है, जबकि इनके अंदर होता है पेनिस विकसित होता है, जो कि मूत्र मार्ग और जनन मार्ग दोनों का ही कार्य करता है। क्योंकि पेनिस जो है उससे शुक्राणुओं का भी संकलन होता है, साथ में मूत्र का भी क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो उस ट्रैक को जिससे मूत्र और जनन दोनों की क्रिया होती है उसको हम कहते हैं यूरोजेनिटल ट्रैक। तो या इसको सीधा हम यूरिथ्रल कैनाल भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर जो शुक्रवाहिनी है वो शिशन की यूरिथ्रल कैनाल में खुलती है। ऐसा ही किसमें होता है, यूथ्रिया के अंदर भी ऐसा ही होता है कि शुक्रवाहिनी, और यानी यूँ कह सकते हैं कि मूत्रवाहिनी और जो शुक्रवाहिनी है, यानी नर के अंदर बात हो रही है, तो नर के अंदर मूत्रवाहिनी और जो शुक्रवाहिनी है वो एक ही छिद्र या एक ही ट्रैक के द्वारा शरीर से क्या खुलती है, बाहर खुलती है, जिसको हम यूरोजेनिटल ट्रैक भी कहते हैं। नेक्स्ट चैम्बर की यदि हम बात करें तो इनके अंदर जो है पेनिस जो है एब्सेंट होता है। मैंने अभी बताया था आपको, पेनिस एब्सेंट होता है। पेनिस क्या होता है, इसके अंदर एब्सेंट होता है। जबकि मेटाथीरिया के अंदर क्या होता है, पेनिस पाया जाता है, जो कि द्विशाखी होता है। पेनिस पाया जाता है जो कि द्विशाखी होता है, द्विशाखी होता है। यहाँ पर क्या होता है, पेनिस सुविकसित होता है, सुविकसित होता है। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने अभी बताया था आपको कि पेनिस एब्सेंट होता है, इसलिए क्या होता है कि शुक्रवाहिनी सीधे मूत्र जनन कक्ष में खुलती है, कक्ष से सीधे क्या निकलती है, बाहर। जबकि इन दोनों के अंदर क्या होता है, पेनिस पाया जाता है, तो इसलिए इसके अंदर मूत्र मार्ग और जनन मार्ग दोनों पेनिस से होकर के बाहर खुलते हैं। तो ये बात यहाँ पर इस नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर होगी। इसको मैंने 10 नंबर 11 और 12। तो इसमें देखिएगा यहाँ पेनिस एब्सेंट होता है, यहाँ पर पेनिस पाया जाता है जो कि द्विशाखी होता है। आगे से कितनी शाखाओं में बंटा होता है, 2 शाखाओं में। और यहाँ पर पेनिस क्या होता है, सुविकसित होता है। और पेनिस क्या होता है ये बताया था आपको, सहायक नर का सहायक जननांग होता है, जो कि मैथुन के समय शुक्राणुओं को मादा की योनि में ट्रांसफर करने का कार्य करता है। इसके अलावा यदि हम नेक्स्ट बात करें तो इसके अंदर मस्तिष्क में कार्पर कैल्शियम, मस्तिष्क में कार्पस कैलोसोम एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ भी एब्सेंट होता है, और यहाँ पर क्या होता है, कार्पस कैलोसोम प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है। अब देखिएगा
कार्पस कैलोसोम क्या, ये मैंने पहले नाम आया हुआ है, मैंने बताया भी था कि जो अग्र मस्तिष्क होता है वो दो प्रमस्तिष्क गोलार्धों में बंटा होता है, जिसको हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। तो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने वाला या कनेक्ट करने वाला या जोड़ने वाली जो संरचना है या भाग होता है या मस्तिष्क का जो भाग है उसको कार्पस कैलोसोम उसको क्या कहा जाता है, कार्पस कैलोसोम कहा जाता है। तो प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया के अंदर क्या होता है कि मस्तिष्क पाया तो जाता है सुविकसित प्रकार का, परंतु यूथीरिया की तुलना में क्या होता है, कम विकसित होता है, इसलिए इनके अंदर कार्पस कैलोसोम क्या होता है, एब्सेंट होता है, जबकि यूथीरिया के अंदर क्या होता है, कार्पस कैलोसोम प्रेजेंट होता है। और कार्पस कैलोसोम क्या है, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने वाली एक संरचना होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, मस्तिष्क में घ्राण पिंड बड़े होते हैं। बड़े होते हैं, यहाँ भी क्या होते हैं, मस्तिष्क में घ्राण पिंड बड़े होते हैं। ओल्फैक्टरी लोब पिंड बड़े होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, छोटे होते हैं। मस्तिष्क में घ्राण पिंड छोटे होते हैं, क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो इनके अंदर, दोनों के अंदर, प्रोटोथीरिया मेटाथीरिया के अंदर घ्राण पिंड क्या होते हैं, मस्तिष्क में बड़े होते हैं, जबकि इनके अंदर क्या होते हैं, छोटे होते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें कि मस्तिष्क के जो सेरिब्रम और सेरिबेलम जो भाग है वो कम विकसित होते हैं। मस्तिष्क के सेरिब्रम व भाग कम विकसित होते हैं, क्या होते हैं, कम विकसित होते हैं। सेरिब्रम जो कि अग्र मस्तिष्क का भाग है और सेरिबेलम जो होते हैं पश्च मस्तिष्क का भाग होते हैं। और यहाँ पर भी बात करें तो मस्तिष्क के सेरिब्रम व सेरिबेलम कम विकसित होते हैं। यहाँ पर सेरिब्रम अधिक विकसित होता है, अधिक विकसित होता है। सेरिब्रम क्या होता है, अधिक विकसित होता है। तो प्रोटोथीरिया मेटाथीरिया के अंदर सेरिब्रम और सेरिबेलम जो है दोनों भाग क्या होते हैं, कम विकसित होते हैं, जबकि यूथीरिया के अंदर, यानी प्रोटोथीरिया मेटाथीरिया दोनों के अंदर ये विशेषता है कि सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों ही कम विकसित होते हैं, जबकि जो यूथीरिया उसके अंदर सेरिब्रम भाग के अधिक विकसित होता है। क्योंकि इससे जस्ट पहले मैंने बताया था कि प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया का जो ब्रेन है वो सुविकसित तो होता है, परंतु यूथीरिया की तुलना में कम विकसित होता है। क्योंकि जैसे जैसे मैंने बताया था आपको कि अपने जो प्राइमेटा ऑर्डर है यूथीरिया का उसकी ओर जाते हैं, तो प्राइमेटा की विशेषता और होती है कि इसके जो ब्रेन होता है उसके अंदर सल्कस और गायरी पाई जाती है। सल्कस यानी उभार और खांस पाए जाते हैं, जिसके कारण मस्तिष्क का आयतन बढ़ जाता है। बढ़ने से जो ये कह सकते हैं कि मस्तिष्क की जो क्षमता है या बुद्धिमत्ता है वो क्या अधिक विकसित होती है। इसलिए प्राइमेटा जो जंतु है वो अन्य मैमेलियन की तुलना में अधिक विकसित होते हैं। अब सेरिब्रम जो होता है ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है और ये सेरिबेलम जो है पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, इसको छोटा मस्तिष्क भी बोलते हैं। तो ये दोनों प्रोटोथीरिया मेटाथीरिया के अंदर तो अल्प विकसित होते हैं, जबकि यूथीरिया के अंदर क्या होते हैं, ये अधिक विकसित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है ईयर का, या ये कह सकते हैं इंटरनल ईयर का में, इंटरनल ईयर में कोक्लियर नलिका, कोक्लियर नलिका कम कुंडलित होती है, कुंडलित होती, कम कुंडलित होती है, जबकि यहाँ पर क्या है, कोक्लियर नलिका अधिक कुंडलित होती है, अधिक कुंडलित होती है। और यहाँ पर क्या हुआ, कोक्लियर नलिका अत्यधिक कुंडलित होती है, नलिका अत्यधिक कुंडलित
होती है। तो कोक्लियर नलिका आपको बताया हुआ है। अंतःकरण के अंदर क्या होता है कि कान 3 भागों में बंटा होता है, बाह्यकर्ण, मध्यकर्ण और अंतःकरण। बाह्यकर्ण के अंदर कर्ण पिन्ना और कर्ण कुहर पाई जाती है, मध्यकर्ण के अंदर मेलियस सिंकस और स्टेपिस पाई जाती है। और जबकि अंतःकरण के अंदर क्या होता है कि 2 तरह की नलिकाएं पाई जाती है। ऊपर की ओर तो होती है अर्धवृत्ताकार नलिकाएं, सेमिलुनर ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि संतुलन का कार्य करती है, और नीचे की ओर एक स्प्रिंग की तरह एक मुड़ी हुई संरचना होती है जिसको कहते हैं कोक्लियर नलिका। कोक्लियर नलिका जो है वो सुनने का काम करती है। तो जो प्रोटोथीरिया है इसके अंदर कोक्लियर नलिका पाई तो जाती है, परंतु उसका कुंडलों की संख्या क्या होती है, कम होती है। जबकि जैसे मतलब ये कह सकते हैं इसके अंदर यूँ इस तरह से होता है, इसके अंदर इस तरह से होता है, और इसके अंदर कुंडलों की संख्या क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी इस तरह से। तो कहने का मतलब यहाँ कुंडलन है परंतु संख्या में क्या है, कम है या कम कुंडलित है, यूँ कह सकते हैं। यहाँ कुंडलित तो है परंतु ज़्यादा कुंडलित नहीं है, या यूँ कह सकते हैं कि अधिक कुंडलित है। और यहाँ पर क्या है, अत्यधिक कुंडलित होती है, कुंडलों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। और कोक्लियर नलिका का मैं फिर से काम बताता हूँ कि कोक्लियर नलिका जो है वो क्या काम करती है, सुनने का काम करती है। सुनने की जो क्रिया संपन्न होती है वो किसके द्वारा संपन्न होती है, कोक्लियर नलिका के द्वारा संपन्न होती है। उसके अलावा यदि हम बात करें, जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है ये है कि इसमें गर्भाशय एवं योनि क्या होते हैं, प्रोटोथीरिया में एब्सेंट होते हैं। में गर्भाशय व योनि अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये अंडज होते हैं। तो अंडज जो जंतु हैं इनके अंदर क्या होते हैं, गर्भाशय और योनि दोनों क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और मेटाथीरिया की यदि बात करें तो इसमें 2 गर्भाशय और 2 योनियाँ होती है। इनमें 2 गर्भाशय व 2 योनियाँ होती है। क्या होती है, इसमें 2 गर्भाशय और 2 योनियाँ होती है। क्योंकि नर के अंदर हमने बात की थी, नर का जो शिश्न है वो क्या होता है, द्विशाखित होता है। वो इसीलिए होता है ताकि दोनों योनियों के अंदर शुक्राणुओं का संकलन हो सके। और इनके अंदर यदि हम बात करें तो गर्भाशय 2 होते हैं, गर्भाशय 2 हो सकते हैं, या दोनों मिलकर एक ही गर्भाशय बनाते हैं, तथा योनि एक ही होती है, तथा योनि एकल या एक ही एकल होती है। योनि क्या होती है, एकल होती है। अब देखिएगा कि प्रोटोथीरिया के अंदर क्या होता है कि निषेचन बाह्य होता है, और भ्रूण का परिवर्तन जो है गर्भाशय से बाहर कहाँ होता है, अंडे के अंदर होता है। अब दोनों ही घटनाएं ऐसी हैं कि गर्भाशय की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमने बात की थी इनके अंदर जो अंडे होते हैं अतिपीत के होते हैं, कवच युक्त होते हैं और बड़े होते हैं। तो अंडे जो हैं वो अतिपीत की कवच युक्त होते हैं। तो ये जो अनुकूलन है, ये अनुकूलन पाए जाने के कारण क्या होता है कि जो भ्रूण का परिवर्तन है वो अंडे के अंदर ही होता है। इसलिए इसके अंदर क्या है, गर्भाशय की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्योंकि गर्भाशय की आवश्यकता जब पड़े ना कि जब अपने जो भ्रूणीय डेवलपमेंट है वो अंदर माता के शरीर में होता है, इसमें माता के शरीर में नहीं होता, इसलिए अंडे के अंदर होता है। इसलिए अंडे ज़्यादा विकसित होते हैं और गर्भाशय इनमें नहीं पाया जाता। और चूँकि इनके अंदर निषेचन भी लिए फेलोपियन ट्यूब या योनि की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसके अंदर योनि भी क्या होती है, एब्सेंट होती हैं। इनमें गर्भाशय कितने होते हैं, 2 होते हैं, और योनि भी कितनी होती है, वेजाइना भी कितनी होती है, 2 होती हैं। यहाँ पर गर्भाशय कितने होते हैं, एकल भी हो सकता है और दोहरा भी हो सकता है। इन 2 गर्भाशय भी हो सकते हैं यूथेरिया के अंदर, और एक भी हो सकता है, क्योंकि इसमें लिखा है मैंने कि गर्भाशय 2 हो सकते हैं, या कई बार दोनों गर्भाशय मिलकर एक गर्भाशय का निर्माण करते हैं। और योनि क्या होती है, एकल होती है, यानी इसके अंदर योनि कितनी होती है, एक ही होती है। उसके अलावा यदि हम बात करें अब अपने जो करेक्ट प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथेरिया है, इसके एग्जाम्पल की बताने की जरूरत नहीं है। तो जो प्रोटोथीरिया जंतु जितने भी हैं, प्रोटोथीरियन जो जंतु हैं इनके अंदर अपने एग्जाम्पल ऑर्निथोरिंकस है, एक्टिना, ये आपको बताया था। और मेटाथीरिया जो जंतु हैं इसके एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, एक्टिना,
ऑर्निथोरिंकस, रिंकस। और इसका जो एग्जांपल है वो कौन सा है, कंगारू, मैक्रोपस। और इसका एग्जांपल आपको बताने की जरूरत नहीं है, गाय, मनुष्य, बिल्ली, बंदर, ये सब किसके अंदर आते हैं, यूथेरिया के अंदर आते हैं। तो स्टूडेंट्स अपना जो एक क्लासिफिकेशन यानी टैक्सोनॉमिक जो करेक्टर्स हैं और टैक्सोनॉमी जो क्लासिफिकेशन है वो अपना आज पूरा होता है, क्योंकि अपनी जो है सेकेंड ईयर के अंदर जो है कोऑर्डिनेट पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेटा के अंदर अपने देख लिया कि 5 क्लासेज को डिवाइड रखा गया है, फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविज और मेमेलिया। पांचों के करेक्टर अपने देख लिए। पांचों का पहले अपने क्लासिफिकेशन देखे, फिर पांचों की क्या देखे, अपने करेक्टर देखें ऑर्डर लेवल तक। ऑर्डर लेवल तक प्रत्येक ऑर्डर का यानी गण का अपने एग्जाम्पल भी देखा है। तो आज अपना जो है ये जो कह सकते हैं कि टैक्सोनॉमिक पार्ट है कोऑर्डिनेटा का, जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन किस हिसाब से किया गया है, क्या क्या करेक्टर हैं, वो सारा आज अपना समाप्त होता है। अब नेक्स्ट जो अपना यूँ कह सकते हैं कि अपनी एक यूनिट समाप्त हो गई है। अपनी क्या समाप्त हो गई है, एक यूनिट समाप्त हो गई है जिसमें अपने ये क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कोऑर्डिनेटा है वो सारा देख लिया है। अब अपने जो कल से स्टार्ट करेंगे एनिमल के बारे में, इसमें अपने पहला एनिमल जो है वो है हर्डवानिया। वहाँ से अपने शुरू करेंगे कि हर्डवानिया जो है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। हर्डवानिया का जो अपने देखेंगे पूरा का पूरा सिस्टम, उसकी बाह्य संरचना देखेंगे, फिर उसकी आंतरिक संरचना देखेंगे। उसके बाद में जो उसकी मेन जो क्वेश्चन आता है हर्डवानिया में वो आता है कि उसका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है जिसके अंदर उसके अंदर लार्वा अवस्था पाई जाती है हर्डवानिया के अंदर, जिसको टैडपोल लार्वा कहते हैं। टैडपोल लार्वा के अंदर रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, वो कैसे पाया जाता है उसके अपने डिस्कस करेंगे, जो अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज अपना जो कोऑर्डिनेट का क्लासिफिकेशन है वो समाप्त होता है, उसके कैरेक्टर्स अपने देख लिए। थैंक यू।